हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए और अब हम लोग धुआंधार प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं और आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, हम अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। देखिए कह रहा है कि एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम बाकी रह गया। देखिए एस और टी कोई दो लोग हैं, कह रहे कि किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन किया कितने दिन है? 20 दिन किए हैं। तो अब कह रहे हैं कि कितना काम आखिर में बचा होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, एस और टी मिल के किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने 50 दिन में, मानते हैं 50 दिन में 50 काम किया होगा। हम मान लेते हैं कि 50 दिन में, अगर 50 दिन में पूरा काम किए हैं तो मान लेंगे कि 50 दिन में 50 को काम किया होगा। आसानी से लगाने के लिए मान लेंगे कि 50 दिन में 50 को काम किया होगा, ये दोनों ने मिलकर। लेकिन यही दोनों मिलकर कह रहा है कि 20 दिनों तक काम किया। तो जब 50 दिन में 50 को काम करेगा तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 दिन में कितना काम करेगा? तो 20 को काम करेगा। अरे 50 दिन में जब 50 काम करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा, 20 दिन में 20 काम करेगा। अब कह रहा है कि जब 20 दिन काम कर लिए हैं तो काम कितना जो है कि बाकी है। तो देखिए 50 काम तो इनको करना है, यानी कि कुल काम कितना होगा? 50 को 50 दिन में पूरा काम करेंगे और एक दिन में एक काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 50 दिन में करेंगे, क्योंकि पूरा काम कितना है हम मान लिए हैं 50 को काम है। अब देखिए 20 दिन में 20 को काम कर लिया, जबकि पूरा काम कितना था? 50 को, तो कितना बचा? 30 को काम। 30 को काम हमारा बच गया, कितने में बचा? तो 50 में। देखिए 20 दिन काम के 20 काम, कुल काम कितना है? 50 को, और 30 को काम बचा। क्यों? क्योंकि 20 को काम तो 20 दिन में कर दिया, तो 30 को काम बचा है ना। तो यही कह रहा है कि कितना काम बचा है। अब 0 से 0 काट देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3/5। 3/5 काम हमारा बाकी है अभी। क्यों? क्योंकि 50 काम पूरा था, 20 काम हुआ है, तो 30 काम बाकी है। कितने का? तो 50 का। हमारा आंसर कितना आ गया? 3/5। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में जितना जल्दी आप क्वेश्चन लगाएंगे, दूसरे सवालों को सोचने का उतना ही ज़्यादा मौका आपको मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो पछताना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। देखिए कोई भी बहुभुज हो, उसका जब आंतरिक कोण रहे, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो उसका आंतरिक कोण जब भी पूछे, आंतरिक कोण, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। आंतरिक कोण जब भी पूछे, कोई भी बहुभुज हो, 10 भुज हो, 15 भुज हो, 100 भुज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंतरिक कोण पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 अब बटे में n इंटू 180 डिग्री। कोई भी बहुभुज दे दे, इसमें 9 भुजाएं दिया है, 99 भुजा भी दे देगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे n-2 बटे में n इंटू 180 डिग्री। आंतरिक कोण आपका निकल जाएगा। तो देखिए n क्या है? यानी कि भुजाओं की संख्या। तो भुजा कितना दे रखा है एग्जाम में क्वेश्चन में? 9 भुजाएं दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, n बराबर क्या लिखेंगे? 9। तो 9 - 2, यहाँ से 9 - 2 अब बटे में n, यानी कि 9 गुणा किससे करेंगे? तो 180 से। अब देखिए 9 × 9, 9 दूना 18, यानी कि 20 बार में 180 कट जाएगा। अब यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और गुणे यहाँ से 20, तो 20 सतह कितना होता है? 140 डिग्री। 20 सतह कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। यानी कि कोई बहुभुज है जिसमें 9 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक उसके आंतरिक कोण का मान कितना होगा? 140 डिग्री होगा। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? तो 140 होगा। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। भुजाएं चाहे लाखों दी रहे, फॉर्मूला आपका यही लगेगा जब पूछे आंतरिक कोण का मान कितना होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़िए।
करें कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुनी कर लेता है, ठीक है। अब कह रहे कि वह 5 घंटे तक, कुल टाइम इसमें दे रखा है कि 5 घंटे तक चलता है। तब पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। अच्छा समझिए, कोई आदमी है, यहाँ से उसको यहाँ पे जाना है, यहाँ से उसको यहाँ पे जाना है, लेकिन कह रहा है कि आधा दूरी तो गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आधा दूरी 3 की गति से गया है। आधा दूरी जब पहुंच गया है तो उसके बाद अपनी गति को दोगुना कर दिया है, यानी 3 की गति से जा रहा था तो इसका दोगुना कर दिया, यानी कि 6 की गति से गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब कह रहा है कि टोटल समय जो उसने लिया है वो 5 घंटा लिया है। समय दे रखा है टोटल 5 घंटे, 5 घंटे। तो दूरी हमसे पूछ रहा है, तो दूरी क्या होता है, तो चाल गुणे समय। दूरी क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो अगर दूरी निकालना होगा तो चाल में समय से गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। लेकिन ध्यान देना ये है कि समय तो हमको 1 दे दिया है, लेकिन 40 में 2 दे दिया है। तो एक चीज हमारी बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो वहाँ पे एक चाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो औसत चाल लेकर के हम एक चाल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 चाल दे दिया है तो हम कौन सा रखेंगे, तो इसको एक बनाना पड़ता है। और हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो समान है, तो जब भी समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो उनको एक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, औसत चाल लेते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अब बटे में x प्लस वाई। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2xy बटे में x प्लस वाई। अब इसमें से किसी को x मान लीजिए, किसी को y मान लीजिए, इसमें मान रख देंगे, हमारा औसत चाल आ जाएगा। औसत चाल आ जाएगा, उसमें समय से गुणा कर देंगे तो हमारा दूरी भी मिल जाएगा। तो देखिए 2xy यानी 2 गुणे 3 गुणे 6, नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अरे xy यानी कि ऊपर गुणा करना है, नीचे क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो 6 दिन कितना हो जाएगा, 9। अब ये तो हो गया चाल, चाल को हम 1 कर लिए। अब कुल समय दे रखा है 5 घंटा, तो अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये हमारा दूरी निकल जाएगा। आई बात समझ लें। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे, 3 बार में 9 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 गुना 6 हो गया। अब 2 गुना 4 और 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20। तो 20 किलोमीटर हमारा कुल दूरी आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक उसकी कुल दूरी कितनी थी, 20 किलोमीटर कुल दूरी थी। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब इस एक समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए तो उसको एक बनाते हैं। किस तरीके से, तो औसत चाल है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy बटे में x प्लस वाई। ये चाल हो गया, समय हमको कुल दे दिया है 5 घंटा, औसत चाल में अगर समय से गुणा कर देते हैं तो हमारा दूरी निकल आता है। तो दूरी हमारा मिल गया 20 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये जो है कि मिक्स क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम चैप्टर वाइज चालू करेंगे, और चैप्टर वाइज हमने ट्रिक से भी पढ़ा रखा है, मेथड से भी पढ़ा रखा है, आप जा करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 500 रुपये प्रति वस्तु, आपके बारे में कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए हैं मार्केट में, ठीक। मान लीजिए आप कोई कपड़ा होगा 500 रुपये का, आप कहे होंगे कि 3 कपड़ा हमको लेना है, तो आप 500 रुपये प्रत्येक के दर से आप 3 कपड़ा का दाम लेकर के बाजार में गए हैं, यानी कुल आपने 1500 रुपया लेकर के बाजार गए। अब कह रहे हैं कि हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त में मिली। लो, अब ले गए थे आप 1500 रुपये, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि इस सौदे में कुल छूट की कितनी दर कितनी है। देखिए एक कपड़े का दाम था 500 रुपये, तो 3 कपड़ा आपको मार्केट से खरीदना था, यानी आप पैसा कितना लेके गए होंगे, तो 1500 रुपया आप लेकर के गए होंगे। 500 रुपया के रेट से 3 कपड़े का आप 1500 रुपये लेकर के मार्केट में गए हैं, लेकिन आपको 1000 रुपये में वो तीनों कपड़ा जो है कि 3 कपड़ा मिल गया,
21,000 में 3 कपड़ा मिल गया। 1500 आप लेकर के गए थे, लेकिन 2 कपड़ा खरीदे, यानी कि 1000 में आप खरीदे तो 3 कपड़ा मिला। क्यों? क्योंकि 2 खरीदे हैं तो एगो आपको फ्री में मिल गया है। ठीक है, अब देखिए तो छूट कितना दिया गया होगा। तो देखिए 1500 का सामान था, आपको मिल गया 1000 में। 1500 का सामान अगर 1000 में मिल गया तो छूट कितना दिया गया? आपको 500 रुपये का छूट दिया गया। 1500 का सामान 1000 में अगर मिल गया तो आपको 500 का छूट दिया गया। कितने में? तो 1500 में। छूट कितने पे मिला? 1500 में। अब आपको पता ही होगा प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 500 आपको छूट मिल गया 1500 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 5 तिहाई कितना होता है? 15। 100 भागे 3, यहाँ बचेगा 100, नीचे बचेगा 3। 100 भागे 3 का मतलब क्या होगा? 33.33% हमारा आंसर हो गया। यानी छूट कुल कितना मिला है आपको? तो 33.33%। ठीक है, सॉरी, इतना आपको छूट मिल गया है। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं था। आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, हम मिटाते हैं इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2 अंकों का योग है ना 9 है। 2 अंकों का योग 9 है और दहाई के अंक से इकाई के अंक का जो अंतर है वो 1 है। तो दोनों अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है xy, कोई संख्या है xy। अब इसके अंकों का जो योग दे रखा है, अंक कौन कौन है? एगो x है, एगो y है। यानी इन अंकों का योग दे रखा है 9। x प्लस वाई दे रखा है 9। अंकों का योग का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई, योग माने प्लस होता है, तो x प्लस वाई बराबर दे दिया है 9। अब कह रहा है कि दहाई और इकाई के अंक के बीच में जो अंतर है, यानी दहाई और इकाई के बीच में जो अंतर है, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, यानी x माइनस वाई, इसका मान दे दिया है 1। अब कह रहे हैं कि वो संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे केस में आप एक चीज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे माइनस लिखिए, यहाँ पे प्लस लिखिए, इसको काटिए, इस तरीके से लगाइए। लेकिन शॉर्ट तरीका आप अपनाइएगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए अगर x का मान निकालना हो, x का मान निकालो, यानी कि x देखिए इसमें x दोनों तरफ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। तो जब भी x का मान निकालते हैं तो ये जो डाटा दिया है इसको जोड़ के आधा करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 1 10, 9 प्लस 1 बटे 2 करेंगे। लेकिन y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे y प्लस में है, यहाँ पे y माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? इस प्लस वाले में से इस माइनस वाले को क्या करेंगे? घटा के लिखेंगे। तो 9 में से 1 जाए तब देकर 2 से भाग देंगे। x का मान निकालना है, यानी कि दोनों प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। अब y का मान निकालना है, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, तो इसमें से इसको घटा के तब आधा करेंगे। ठीक है, आपको मान आ जाएगा। अब देखिए 9 1 10 बटा 2 कितना होता है? तो 5। 9 1 10 बटे 2 5 हो जाएगा। अब 9 में से 1 जाए 8, 8 बटा 2 कितना होता है? कहिएगा 4। तो x का मान हो गया 5, y का मान कितना हो गया? 4। यहाँ पे रखिए x का मान 5, y का मान 4। अंक संख्या कितना हो जाएगा? 54। पैसे में हो जाएगा दहाई में 10 का गुणा और प्लस इकाई। अच्छा है x y, आप मान सटा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी होगी? तो 54 वो आपका संख्या हो जाएगा। 54 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, जब भी x का मान पूछे, यानी कि दोनों प्लस है, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। एगो माइनस है एगो प्लस है, तो एगो प्लस वाले में से माइनस को घटा के तब आधा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल तो चूंकि बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में आपको समय ले सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं या कितने क्वेश्चन लगाए हैं या किस तरीके से लगाए हैं। अगर एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलता तो पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है, क्योंकि एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जिसको नहीं आया क्वेश्चन नहीं लिख पाएगा। ठीक है, देखिए आयत है, आयत का क्षेत्रफल दे रहा है 168 वर्ग सेंटीमीटर। ये कोई आयत है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 168 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक चौड़ाई होता है, एक लंबाई होता है। ये क्या होता है? लंबाई और ये चौड़ाई। तो चौड़ाई दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर।
अब कह रहे हैं कि आयत का जो विकल्प होगा उसकी लंबाई क्या होगी। तो आयत का विकल्प क्या होगा, तो दो भुजाओं को तिरछा हम मिला देंगे इस तरीके से, तो ये विकल्प हो जाएगा आयत का, है ना। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है और आयत का चौड़ाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आयत के विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। क्योंकि अगर आप पुराने वाले मेथड से लगाएंगे, जैसे कि आप लगाते आ रहे हैं कि 168 अगर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई करेंगे 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई का मान रखेंगे 7, और फिर 168 में 7 से भाग देंगे। इस तरीके से क्या होगा, आप कैसे भी लगाएंगे तो कम से कम आपका 1 मिनट से 1.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, आप आराम से लगा लेंगे। देखिए, जब भी आयत में अगर विकर्ण खींच देते हैं, किसी भी आयत में अगर हम विकर्ण को खींच देंगे तो इसमें दो को 90 डिग्री बनेगा, यानी कि दो को समकोण त्रिभुज बनेगा। एक तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री बनने का मतलब क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। एक यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, एक यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो जब भी किसी विकर्ण में, जब भी किसी आयत में अगर विकर्ण खींच देते हैं तो दो बराबर भागों में बट जाता है और वो दोनों क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरियन त्रिक लगता है। और पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है, तो किसी भी एक भुजा को पकड़िए, सबसे छोटा भुजा इसमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सबसे छोटा भुजा क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एक भुजा पता है समकोण त्रिभुज का, तो आप आधार भी निकाल लेंगे, कोण भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो एक तो होता है n, दूसरा होता है n स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरा क्या होता है तो n स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखिए, अगर n का मान अगर 7 रखें, n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर अगर 7 रखें तो ये तो 7 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई इसका 7 हो गया। अब अगर ये निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो n का स्क्वायर करेंगे, अब -1 करेंगे, बटे में 2 कर देंगे। अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से एक क्या 48, 48 बटा 2 कितना होता है, आप कहेंगे 24। तो 24 हमारा आधार हो जाएगा, 24 हमारा आधार हो जाएगा। अच्छा, ये तीसरा भुजा क्या होगा, तो n स्क्वायर प्लस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में जोड़ेंगे 50, 50 बटा 2 कितना होता है 25। तो ये हमारा भुजा कितना हो जाएगा 25। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण ही जो है आयत का विकर्ण होता है, और जब हमको समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम हो गया कि 25 होगा, तो यही आयत का विकर्ण है। विकर्ण कितना हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर आया है। आप इस तरीके से लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी किसी समकोण त्रिभुज में छोटी वाली भुजा दे दे, यानी एक भुजा दे दे, तो हम दोनों भुजाओं को आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, तो पहला n, दूसरा का n स्क्वायर माइनस 2, तीसरा का n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, इस तरीके से लगा लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक संख्या दे रखा है 1739, 1739। अब इसमें कह रहा है कि क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि 11 से पूरी तरीके से कट जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कार्य देख लेते हैं 11 से कि कितनी बार जा रहा है। 11 से सबसे पहले हम भाग देख लेते हैं। तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ से कितना बचेगा 6, 3 उतारेंगे, 11 × 55, 5 बार जाएगा 55, 63 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 9 उतारेंगे। अब देखिए 11 8 बार जाएगा, हो जाएगा 88, शेष कितना बचेगा 1। अब ध्यान दीजिए, अगर शेष 1 बचा है, और देखिए 11 से भाग देना है, शेष 1 बचा है, अगर इसमें हम कहें कि 10 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 11, और जब यहाँ पे 11 हो जाएगा तो 11 से एक बार में चला जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे 11 से भाग देना है, शेष बचा है 1, तो अगर हम कहें कि इसमें से 10 जोड़ दीजिए, 1 में 10 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 11 से अपने में कट जाएगा। तो यानी कि हमको जोड़ना क्या पड़ेगा,
तो हमको जोड़ना पड़ेगा 10। तो संख्या कौन है, इसको जोड़ना पड़ेगा 10, यानी 10 जोड़ देंगे इस 1739 में, तो 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा दीजिएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली काट के भी लगा सकते हैं, ये हम समझाने के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे कि वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है, तो पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। देखिए मजेदार क्वेश्चन है। ये कोई वर्गाकार मैदान है, वर्ग के आकार का कोई खेत है, मान लीजिए ये हो गया वर्ग का खेत। अब कह रहे कि प्रत्येक किनारे पे 100 पेड़ हमको लगाना है, तो चारों किनारों पे लगाने के लिए हमको कितने पेड़ों की आवश्यकता होगी। तो है तो मजेदार क्वेश्चन। कुछ लोग को लगेगा कि 400 पेड़ लगाएंगे, कुछ लोग कहेंगे 400 पेड़ लगने चाहिए। तो आइए देखते हैं कितने पेड़ लगेंगे। चलिए सबसे पहले हम किनारे पे एक एक पेड़ लगा देते हैं। सभी किनारों पे एक एक पेड़ हम लगा देंगे। चारों किनारों पे कितने पेड़ लग गए, 4। तो हम काउंट कर लेते हैं, 4 पेड़ हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक पेड़ हो गया, यहाँ पे एक पेड़ हो गया, तो 100 को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा करना है, तो बीच में कितने पेड़ लगाने होंगे, 98। यहाँ एक पेड़ लग गया, यहाँ पे एक पेड़ लग गया, तो बीच में कितने पेड़ लगने चाहिए, 98 पेड़। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पेड़ लगाया ही है, यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया हमने, तो इसके और इसके बीच में भी 98 को पेड़ आना चाहिए। ठीक है सही, इन दोनों के बीच में भी 98 पेड़ आना चाहिए, और इनके बीच में भी 98 को पेड़ आना चाहिए। 4 को हमने चारों किनारों पे लगा दिया, तो बीच बीच में 98 को पेड़ आना चाहिए। अब देखिए कुल टोटल कितने पेड़ हो गए, तो 98 गुणे 4 करेंगे, 98 को 4 में जोड़ेंगे ना, 98 4, तो 8 चौक को 32, यानी कि 392 पेड़ हो गए। कुल हो गया 392 पेड़ ये, और 4 को पेड़ हमने चारों किनारों पे लगाया था। 4 पेड़ 4 किनारों पे लगाया था, तो 392 और 4 कितना होता है, 396 पेड़। 396 पेड़। अच्छा ऐसे क्यों होता है, क्योंकि कुछ लोग को लगेगा सीधे सीधे 400 पेड़ लगा दो। तो बाबू मेरे सुनो, इस किनारे पे अगर हम एक पेड़ लगा देंगे तो वो इधर के लिए भी काउंट होगा, इधर के लिए भी काउंट होगा, और यही पेड़ इधर के लिए भी काउंट होगा। यहाँ पे जब हम पेड़ लगा दिए हैं तो इस भुजा के लिए भी काउंट होगा ये, और यही पेड़ इस भुजा के लिए भी काउंट होगा। तो यही 4 पेड़ हमारा जो है कि घट जाता है। 4 भुजाओं में लगाने के लिए पेड़ 400 में से 4 को घटा भी सकते थे, ये तो हम समझाने के लिए लगाए, एग्जाम में क्या करेंगे, तो जितनी भुजाएं हैं उतने उसमें से घटा दीजिएगा, यानी 400 सब में से लगना चाहिए ना, तो 40 में से घटा देंगे तो 300 हमारा 96 पेड़ आ जाएगा। अब आप लोगों को लगता है कि समझ में आया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, जब तक हम इसको मिटा देते हैं। आइए कह रहे कि वो निश्चित राशि पर 12% की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। देखिए दर दे दिया है, दर दे दिया है 12%, टाइम दुग दे दिया है, समय वो 6 वर्ष दिया है, ये वो समय कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है। अब कह रहे कि 6 वर्ष में मिला साधारण ब्याज और 12 वर्ष में मिला साधारण ब्याज का जो है कि अनुपात कितना होगा। तो देखिए मूलधन तो इसमें दिया नहीं है, जब मूलधन ना दिया रहे तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, इसमें मूलधन मत निकालने लगना वरना टाइम लग जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, जब मूलधन ना दिया रहे तो दर गुणे समय, दर गुणे समय करते हैं तो हमारा साधारण ब्याज होता है। तो दर कितना दे रखा है 12%, समय कितना दे रखा है तो 6%, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो 12 6 कितना होगा 72, यानी 72 हमारा 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा। यही 12 वर्ष के लिए कितना होगा, तो दर गुणे समय हमारा कितना हो गया 12 बढ़ाएंगे 144। अब देखिए 6 वर्ष का साधारण ब्याज और 12 वर्ष के साधारण ब्याज, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का मतलब होता है बटे में। अब देखिए 72 गुना कितना होता है 144, तो काट लीजिए 72 कम 72
अब 72 दूनी 144, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 का। अनुपात कितना हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जब मूलधन ना दिया रहे और दर और समय दिया रहे तो इन्हीं दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी दर गुणे समय क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज हमेशा याद रखिए, जब मूलधन ना दिया रहे तो दर गुणे समय होता है। ठीक, तो 12 गुणे 6 और 12 गुणे 12, इन्हीं का अनुपात निकाल लीजिए, 1:2 हो जाएगा। ठीक है।